हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, जो घटना चक्र 2022 की सीरीज हमने चालू कर रखी है। उसकी आज ये लास्ट क्लास होगी और मुझे बेहद ही खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि आज हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इंडियन पॉलिटी और इंडियन जो हिस्ट्री चली मॉडर्न हिस्ट्री, इसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करें। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एनवायरनमेंट की सीरीज चलाई जा रही है और साथ ही साथ आपको साइंस की भी सीरीज चलाई जा रही है और अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को आज ख़त्म करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास को। जो है कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज। क्या पढ़ेंगे हम? अधात्विक खनिज। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं हम। अभ्रक जो है कि आज हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक का मतलब क्या होता है कि जिसमें धातु नहीं मिलती है, अर्थात लोहा नहीं मिलता, सोना, चांदी, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सामान्यतः धातु में आती हैं और धात्विक खनिज कहलाते हैं, जिसकी क्लास हमने इससे पहली क्लास लेक्चर नंबर 32, 33 कंप्लीट किया है। और आज हम पढ़ेंगे अधात्विक, जो धातु नहीं होती है, सामान्यतः पत्थर वगैरह, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो देखते हैं। अभ्रक आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। यह पारदर्शक, लचीला, ताप और विद्युत निरोधक है। आंध्र प्रदेश विद्युत निरोधक का मतलब क्या हो गया कि ये कहीं ना कहीं करंट को रोकता है, अर्थात करंट इसमें पैदा नहीं होता है। इसलिए जो आप देखेंगे कि अभ्रक वगैरह के प्रयोग जो है कि इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह में भी प्रयोग किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार अभ्रक के कुल भंडार की दृष्टि से आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, राजस्थान 28, ओडिशा 17, महाराष्ट्र 13। तो ये 2020-21 का डेटा दिया हुआ है और आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा कि लेटेस्ट डेटा क्या है और कौन अभ्रक के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला जो है हजारीबाग, गया, मुंगेर में फैली हुई है। मेखला का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी पट्टी जो अस्तर खंड के नीचे यानी कि ज़मीन के नीचे है, जहाँ पे बहुत सारा अभ्रक मिलता है। तो वो पट्टी जो है कि झारखंड के हजारीबाग से होते हुए बिहार के गया, मुंगेर होते हुए जाती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है, छोटा नागपुर पठार का रीजन है और यहाँ पर बहुत सारी अभ्रक की मेखलाएँ देखने को मिलती हैं। इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है झारखंड का, जिसे अभ्रक की राजधानी कहते हैं। किसे? देखिए, अभ्रक का उत्पादन जरूर आंध्र प्रदेश कह रहा है, लेकिन अभ्रक का जो भंडार है वो सबसे अधिक हजारीबाग, गया, मुंगेर की जो मेखला है उसमें सबसे अधिक मिलता है, जिसमें कि हम कोडरमा जिला जो कि आपका झारखंड में आता है, इसमें हम अभ्रक की राजधानी से कहते हैं। और अगर हम वर्ल्ड के स्तर पे देखते हैं तो ब्राज़ील पहले स्थान पे है अभ्रक के उत्पादन में, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पे है। और अपने भारत का स्थान कितना है ये आपको चेक करना है और अपडेट रहिएगा इस चीज़ से। तो आप लोग गूगल पे जाइएगा, सर्च करेंगे कि अभ्रक, जिसको हम इंग्लिश में माइका भी कहते हैं, इसके लिए जो है कि कौन से स्थान पर भारत आता है तो वो देख लीजिएगा। पहला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अगर हम उस समय के डेटा के हिसाब से देखें तो आंध्र प्रदेश है, और लेकिन अभ्रक की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक का संसाधन सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान, क्योंकि जब हम डिटेल पढ़ रहे थे तो हमने आंध्र प्रदेश को सबसे पहले देखा 48% के साथ, सेकंड नंबर पे लगभग जो है कि राजस्थान आता है 28%, और ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश नहीं दिया, राजस्थान दिया, तो राजस्थान इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन मध्य प्रदेश मुख्य रूप से जो आपके हीरा है, जहाँ पर पन्ना, सतना, ये जो खान है, यहाँ पर हीरा के खनन जो है कि सबसे अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला यानी कि माइका की मेखला पाई जाती है? तो मैंने बताया झारखंड के हजारीबाग से चलते हुए बिहार के गया और मुंगेर, क्योंकि ये सब छोटा नागपुर पठार की रेंज होती है, तो आप इनको देखेंगे तो हजारीबाग, गया, मुंगेर, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं पर कोडरमा नाम का एक जिला है जिसको अभ्रक की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि मानचित्र वाले क्वेश्चनों को ईजिली आप यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका? हीरो का, अभ्रक का, लॉ एस का और टंगस्टन का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि जो 2015, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रश्नकाल जब था, अर्थात जब प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय की बात की जा रही है, लगभग 2001 की। तो हो सकता है उस समय भारत अभ्रक के उत्पादन में सबसे आगे रहा हो, लेकिन आज जो है कि ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पे। तो आप लोगों को फिर से अपडेट रहना होगा और ये देखना होगा कि अभ्रक के स्थान पर भारत का कौन सा नंबर आता है। साथ ही हीरे के उत्पादन में रूस पहले नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी? ये भी 2018 का प्रश्न है और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभ्रक तो दिया है लेकिन यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं भी दिया हुआ है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि 2019 के डेटा में दे दिया कि सबसे बड़ा उत्पादक अब ब्राज़ील हो गया है और तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली हो गया है, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए हो गया है और लौह अयस्क का उत्पादक सबसे बड़ा आज भी ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। तो इसलिए ये आंकड़े जो होते हैं वो समय समय पर अपडेट रहने चाहिए आपको। अगला हमारा है जो अधात्विक खनिज होता है वो है संगमरमर। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि ये इससे न जाने कितनी मिडिवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में बहुत सारे जो है कि मकबरे और बहुत सारे इमारतें बनाई गई। आज भी हम लोग घरों में जो टाइल्स यूज करते हैं संगमरमर का ही एक रूप होता है। घरों में जो फर्श लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं ताकि घरों की जो शाइनिंग है वो अच्छी हो जाए। तो संगमरमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधात्विक खनिज है। तो समझते हैं इसको कि संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि कायांतरित चट्टान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आग्नेय शैल होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं, सामान्यतः ग्रेनाइट वगैरह होती हैं, रायोलाइट, एंडेसाइट, और जो अवसादी चट्टानें होती हैं जो नदियों के द्वारा या हिमानियों के द्वारा या वायु के द्वारा चट्टानों का विक्षेपण करके यानी चट्टानों को तोड़ के बुरादे टाइप में महीन महीन कणों के रूप में दूसरी जगह ले आके प्रवाहित करके परतदार बनाई जाती है। तो जब आग्नेय और कायांतरित आग्नेय और अवसादी इन पर जब बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक दाब का प्रभाव पड़ता है लेकिन इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है तो ये कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती हैं। और कायांतरित चट्टान की विशेषता यह है कि दोबारा अपने स्वरूप में परिवर्तित होकर एक और कायांतरित चट्टान बनाती है। तो इसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क वातावरण के फलस्वरूप होता है। संगमरमर का रूपांतरण अवसादी कार्बोनेट चूना पत्थर या डोलो स्टोन से होता है। कहने का मतलब है कि संगमरमर स्वतंत्र रूप में नहीं होती है बल्कि अवसादी एक कार्बोनेट चूना पत्थर होता है या डोलो स्टोन होता है। इसमें जब बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक दबाव पड़ता है तो यह कांतरित चट्टान के रूप में बदल जाती है और इसी को हम संगमरमर कहते हैं। देखते हैं मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है और यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। इसे मकराना संगमरमर भी कहा जाता है और इसी मकराना संगमरमर से ही ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता है इसका निर्माण किया गया है। संगमरमर के पॉलिश एवं कटाई का कारखाना मध्य प्रदेश में कटनी जिले में अवस्थित है। भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कल हमने एक क्लास में पढ़ा था कि राजस्थान का एकाधिकार और किस खनिज पर है जो धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको। पहला प्रश्न है सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो मकराना जिले में पाया जाता है, राजस्थान के मकराना जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है संगमरमर क्या है? तो अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, तलछटी या आपका आग्नेय। तो मैंने पहले ही बताया कि अवसादी चट्टानों के जो कार्बोनेट जो चूना पत्थर है या डोलो स्टोन है इसमें परिवर्तन होने के बाद कायांतरित चट्टान का रूप लेती है और इसी को हम संगमरमर कहते हैं। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है संगमरमर। संगमरमर क्या है? तो एक तरीके से पुनर्विकृत चूना पत्थर यानी एक ऐसी जो है कि चूना पत्थर जिसमें सामान्यतः जो है कि एक परिवर्तन हुआ है काफ़ी लंबे समय में तापमान और दबाव के बढ़ जाने से। तो अवसादी चट्टानों का जो परिवर्तन होता है कायांतरित चट्टान में तो उसी को हम संगमरमर कहते हैं। और अगला हम देखते हैं हम ऊर्जा खनिज के अंतर्गत कि अभी तक हमने पढ़ा धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा खनिज जिसमें हमें पता चले कि भारत की जो ऊर्जा डिमांड है, जो ऊर्जा सिक्योरिटी है, मतलब कि लगातार विद्युत का पैदा होना, रेलगाड़ी चलाना है, परमाणु जो आपके रिसर्च हैं, बहुत सारे कामों में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन ऊर्जा को पैदा कैसे किया जाए? अभी हम नवीकरणीय संसाधनों पर फोकस कर रहे हैं जैसे सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, सोलर एनर्जी और आपके ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी का हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो परंपरागत तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे अब सेल गैस हो गई या कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है। तो इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए और कोयला कितने प्रकार से होता है, जो एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट कोयला होता है, इनकी क्या खासियत होती है, कौन उत्तम कोटि का होता है, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम कोयले को। देखते हैं कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शिला है। किससे निर्मित है? हाइड्रोकार्बन से। कोयला का प्रयोग मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। कोयला वनस्पति और जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है जो विभिन्न माध्यमों से अवसादी सेलों में एकत्र कर दिया गया है। आपको जब मैं चट्टान पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो वहाँ पे बताऊंगा कि आग्नेय सेल क्या होती हैं, अवसादी सेलें क्या होती है और रूपांतरित या कायांतरित सेलें क्या होती है, किस में जीवाश्म मिलेगा, किस में जीवाश्म नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा और अगर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि हम कल से शुरू कर रहे हैं उसमें मैं जरूर बताऊँगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन रहने पर आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं हम। तो ये अवसादी सेलों में एकत्र कर दिया जाता है
भारत में कोयले दो क्षेत्रों में विशेष रूप से गोंडवाना क्षेत्र होता है भारत में, और तृतीयक कल्प क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग टर्सरी इरा भी कहते हैं। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। इसमें राख की मात्रा अल्प होती है और ताप उत्पादक शक्ति यानी हीट पैदा करने की शक्ति अधिक होती है। जबकि जो टर्सरी क्षेत्र का होता है, जो टर्सरी इरा का होता है कोयला, वो निम्न किस्म का होता है। इसमें गंधक की प्रचुरता होने के कारण यह कतिपय उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो आपने एक बात और समझी कि कोयले में अगर गंधक यानी सल्फर की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं वो कोयला यूजफुल नहीं होगा, वो ज़्यादातर धुआं पैदा करेगा और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा, प्रदूषण को बढ़ाएगा। इसीलिए हम लोग गोंडवाना की जो बेल्ट है, कृष्णा गोदावरी और ये झारखंड वाली जो बेल्ट है, इसमें जो अधिक से अधिक हमें प्राप्त होता है कोयला, वो उत्तम कोटि का, खासकर बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, ये सारे प्राप्त होते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है लेकिन ताप ज़्यादा पैदा होता है। देखते हैं आगे। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो एक बात क्लियर हो गई आपको कि अगर कोयले में सल्फर की मात्रा कम होगी तो कहीं ना कहीं वो कोयला बहुत अच्छा माना जाएगा। भारत के कोयला क्षेत्रों में से अधिकांश निचले गोंडवाना काल से संबद्ध है। देश का लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन गोंडवाना कोयला का योगदान होता है। गोंडवाना तंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के पास है, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, कान्हन घाटी और पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, साथ ही साथ राजमहल कोयला क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला उद्यान का माना जाता है। मतलब बड़े कोयले का जो है कि भंडारण माना जाता है रानीगंज कोयला क्षेत्र। तो आपसे पूछा जाता है कि रानीगंज जो है कि कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। रासायनिक संदर्भ में कोयले में कार्बन होता है। क्या होता है? कोयले में कार्बन होता है, जो न केवल इसे रंग प्रदान करता है, क्योंकि कार्बन का रंग काला होता है सामान्यतः, इसलिए कोयला भी काला होता है, साथ ही साथ इसकी ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। अब बात यहाँ पर आती है कि किस तरीके से। देखिए, जिस भी कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो जो है कि ज़्यादा हीट पैदा करेगा, वो ज़्यादा अच्छा कोयला माना जाता है। किसमें? जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी। मेरे प्रश्न को फिर से सुनिएगा बातों को, कि कोयले में अगर कार्बन की मात्रा अधिक है तो वो कोयला बहुत अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ जिस कोयले में अगर सल्फर की मात्रा बहुत कम है, गंधक की मात्रा बहुत ही कम है, तो वो भी कोयला अच्छा माना जाएगा। तो कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होना, साथ ही साथ गंधक यानी कि सल्फर की मात्रा कम होना ज़्यादा अच्छा कोयले की पहचान होती है। तो सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? जो हम पीट कोयले को कहते हैं। उसमें सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे धुआं पैदा होता है, प्रदूषण होता है। साथ ही साथ कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे हीट पैदा नहीं होती है। तो हम देखते हैं, उष्णता और अशुद्धता के आधार पर कोयले को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि सबसे उत्तम क्वालिटी का एंथ्रेसाइट होता है और सबसे घटिया क्वालिटी का पीट होता है, जो कि तमिलनाडु में सामान्यतः नहीं, तमिलनाडु में तो लिग्नाइट पाया जाता है। इसमें यानी पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो पीट कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा क्या होगी? 40% से भी कम होती है। और लिग्नाइट कोयले की बात करेंगे तो इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55 होती है। बिटुमिनस कोयले में 55 से 80 होती है और एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 90 से 95। तो एंथ्रेसाइट कोयले को सबसे कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप माना जाता है, लेकिन भारत में ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, खासकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मिलता है ये खासकर। तो वहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं किया जाता है, इसलिए इस पे फोकस न करके भारत में फिर एंथ्रेसाइट की जगह बिटुमिनस कोयले पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि बिटुमिनस कोयला मुख्य रूप से हमारे गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है और गोंडवाना क्षेत्र एक बहुत बड़ा रीजन है जहां से हमें कोयले की आपूर्ति बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसीलिए भारत में बिटुमिनस कोयले का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लास आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कोयले से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं और आपके गलत हो जाते थे, आगे गलत नहीं होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो। कार्बन की मात्रा अधिकता के कारण इसकी ऊष्मीय क्षमता अधिक होती है। लिग्नाइट को निम्न कोटि या निकृष्ट कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा जाता है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत में लिग्नाइट कोयले के कुल भंडार का सर्वाधिक हिस्सा 80% लगभग तमिलनाडु के पास है। यानी कि जो लिग्नाइट कोयला वो सबसे अधिक कहाँ पर पैदा होता है? तमिलनाडु। और लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में तमिलनाडु आज भी 2023 में भी प्रथम स्थान पर है, यह मैं आपको कह रहा हूँ, और बाकी डेटा भी आपको अपडेट करना है।
आगे देखते हैं। 1 अप्रैल 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कोयले के भंडार में की दृष्टि में सबसे अधिक झारखंड पहले स्थान पे है और इसके बाद आपका ओडिशा आता है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। फोकस करना है आपको। दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है भंडार, एक होता है उत्पादन। भंडार का मतलब होता है कि ज़मीन के नीचे, किस राज्य की ज़मीन के नीचे ज़्यादातर कोयले का भंडार है। उत्पादन का मतलब होता है कि कौन सा राज्य ज़्यादा कंपनी लगा के, खान को खोद के, मशीनों को लगा के, इंडस्ट्री लगा के कोयले का उत्पादन कर रहा है। तो दोनों में अंतर होता है। तो झारखंड में जो है कि क्या है, सबसे अधिक भंडार है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि मात्रा की दृष्टि से उत्पादक राज्य कौन है, तो देखिए छत्तीसगढ़ सबसे आगे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भंडार जरूर झारखंड में, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ज़्यादा, चाहे वो इंडस्ट्री की वजह से, चाहे कंपनी की वजह से, या लेबर मैन नहीं मिल पा रहे होंगे वहाँ पे, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो खैर इस चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये पुराने डेटा है और आपको नए डेटा की आवश्यकता है, तो नए डेटा से अपडेट हो जाइएगा ज़रूर से ज़रूर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में कोयले के उत्पादन का सबसे बड़ा भाग लगभग 76.6% झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है और 1 अप्रैल 2019 तक के आधार पर कहा गया कि झारखंड में कोयले का कुल भंडार जो है कि लगभग इतना है, जो कि आज का हमें डेटा अब हमें देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, जो हम डेटा को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ कुछ क्षेत्र जरूर दिए जाते हैं जो आपसे मैचिंग करने के लिए पूछ लिया जाता है। जैसे रानीगंज को पूछ लेगा, कोडरमा को पूछ लेगा कि कोडरमा कहाँ पर है, अभ्रक की जो पट्टी है, तो आप बताओगे कि भाई अभ्रक के लिए कोडरमा झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है कोयला के लिए। तो इस तरीके के कुछ वर्ड हैं जिनको हम जगहों को इंडिकेट करेंगे, इसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे झारखंड के कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्र आते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर झरिया पूछा जाता है आपसे, बोकारो पूछा जाता है, राजमहल पूछा जाता है और गिरिडीह पूछा जाता है। तो ये मैचिंग में आ जाता है कि झरिया किस खनन से संबंधित है, किस खनिज से या किस राज्य में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। झरिया कोयला क्षेत्र के झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और देश के अधिकांश कोकिंग कोयले का भंडार यहीं पर होता है। कोकिंग कोयला का मतलब यह होता है जिसको हम हीट पैदा करने के लिए ताप विद्युत गृहों में यूज करते हैं, तो उसी को हम कोकिंग कोयला कहते हैं। वहीं छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में खासकर ये चीज़ें फैली हुई हैं। ठीक है, इसका देश के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 65% योगदान होता है। तो हम लोग आंकड़ों को ध्यान नहीं देंगे, हमने अभी कहा, लेकिन हम उन चीज़ों को ध्यान देंगे जो क्षेत्रों पे आधारित होती है। जैसे कोरबा कोयला क्षेत्र आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि किस राज्य में आता है, तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है कोरबा कोयला क्षेत्र, जो कि हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित होता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में और भी कुछ क्षेत्र हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का जमाव मुख्यतः तातापानी आपसे पूछा जाता है और साथ ही साथ बिलासपुर भी पूछा जाता है और सोनहट पूछा जाता है। तो यह तीनों भी आपको याद होने चाहिए, लेकिन उनसे भी इंपॉर्टेंट है तातापानी और कोरबा, यह दोनों ही आपके छत्तीसगढ़ में हैं और यह प्रश्न आपको अभी देखने को भी मिलेंगे जब हम एमसीक्यूज करेंगे। तो और हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं ओडिशा की बात करेंगे तो ओडिशा का सबसे प्रमुख क्षेत्र आता है। ओडिशा के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में ब्राह्मणी नदी घाटी में जो स्थित है तलचर पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया इस पर। तालीचर भी आता है कभी कभी। यह तलचर ओडिशा के अंगूर जिले में अवस्थित एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है और यहाँ के कोयला क्षेत्र का प्रबंधन CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड की अनुसंगी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोयले का जमाव मुख्यतः रानीगंज क्षेत्र में किया जाता है। तो ये रानीगंज इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए? पश्चिम बंगाल के लिए। वहीं आपसे 2-3 प्रश्न और बनते हैं कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान, बाकुंडा, पुलुरिया और वीरभूमि और दार्जिलिंग, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं कि कोयला के निक्षेप के ये जो क्षेत्र हैं वो किस राज्यों में आते हैं। फिर साथ ही साथ हम और भी देखते हैं तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में है। ये अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ नेवेली को जरूर पूछा गया है। नेवेली याद रखिएगा, नेवेली तमिलनाडु राज्य का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है और यहाँ लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में लगभग पूरे भारत का 80% कोयला लिग्नाइट क्वालिटी का है, जो बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन साउथ में अगर कोयले की कमी हो रही है तो वो लोग क्या करते हैं, लिग्नाइट का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो नेवेली नाम की एक जो जगह है, क्षेत्र है, वो तमिलनाडु से संबंधित है, जो कि कोयला उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कोयला संस्तर मीथेन, जिसको हम कोल बेड मीथेन भी कहते हैं, कि CBD कहते हैं, तथा सेल गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित 90% से अधिक शुद्ध गैस है और सेल गैस का निष्कर्षण सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से किया जाता है। किससे किया जाता है? अवसादी सेलों से किया जाता है। लेकिन सेल गैस मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का ही मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें औसतन 86% से अधिक मीथेन भी होती है और 4% ईथेन होती है और 1%
90% प्रोपेन होती है। तो आप देखेंगे प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन और ईथेन, साथ ये सभी चीज़ें मिली हुई रहती हैं सेल गैस में। और भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है। इसके साथ ही भारत में सेल गैस का सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्रों में, असम, गुजरात, राजस्थान तथा तटीय क्षेत्रों में बड़ा भंडार है। अब आप कहेंगे सर सेल गैस क्या होती है? तो देखिए सेल गैस की उत्पत्ति जो होती है, जब हम कोयला की खानों में जब खुदाई कर रहे होते हैं, कोयले को निकाल रहे होते हैं, तो उस समय जो है कि कोयले की परतों के नीचे नीचे गैस की परत बनी होती है और वो ही जो गैस होती है वो सेल गैस होती है। तो उस सेल गैस में आपको मीथेन मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा, ईथेन मिलेगा। ये प्रश्न बनता है कि सेल गैस में निम्नलिखित कौन से प्रमुख घटक हैं और सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो मीथेन की होती है। और इसी वजह से हम लोग जो समुद्र में भी जो सेल गैस के बहुत बड़े बड़े गोले देखने को मिलते हैं, उसका निष्कर्षण क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पहली टेक्नोलॉजी का अभाव है, इतनी मशीन नहीं है हमारे पास कि हम कम लागत में उसको पैदा कर सकें। दूसरा, अगर हम सेल गैस का खनन करना भी शुरू कर दें तो नो डाउट एनवायरनमेंट में मीथेन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से होगा, यानी मीथेन गैस बहुत तेजी से निकलेगी। और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं सेल गैस के निष्कर्षण या प्रोडक्शन से हम जलवायु को भी खतरे में ला देंगे, यानी मीथेन का बहुत अधिक प्रोडक्शन होने लगेगा जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होगा। इसीलिए अभी तक दुनिया के बहुत ही कहूँ कि एकाध देश ही ऐसा होगा जो सेल गैस का निष्कर्षण कर रहा होगा, अदरवाइज मैक्सिमम देशों ने इसको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, इस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि इसके खुदाई करने से मीथेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये बातें आपको जाननी चाहिए, ये सारी चीज़। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ जगह हैं जिनको हम पढ़ते हैं, ये भारत के कुछ कोयला क्षेत्र हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें गोंडवाना कोयला क्षेत्र की, तो आंध्र प्रदेश गोदावरी घाटी आती है इसमें, असम में सिंगरी मारी, बिहार में राजमहल। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है छत्तीसगढ़, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सुहागपुर पूछा जाता है आपसे, सोनहट पूछा जाता है, वहीं आपका विश्रामपुर पूछा जाता है, वहीं तातापानी पूछ लिया जाता है और कोरबा पूछा जाता है। तो ये जगह आपको याद होनी चाहिए कि ये कोयला से संबंधित छत्तीसगढ़ में है। झारखंड की बात करेंगे तो झरिया पूछा जाएगा, पूर्वी बोकारो, पश्चिमी बोकारो, रामगढ़, साथ ही साथ डाल्टनगंज भी पूछा जाता है और राजमहल भी पूछा जाता है। देवघर भी वहीं पे है। ये रानीगंज, ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया, रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में आता है, कोयला का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो जोहिल्ला पूछेगा, पेंच कान्हन पूछेगा, सिंगरौली सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंगरौली और सुहागपुर, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही क्षेत्र इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो कांपटी जो है कि इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, कांपटी कई बार पूछा गया है, कांपटी कहाँ पे है। उड़ीसा में ईब नदी और तलचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। तेलंगाना में गोदावरी घाटी है। वहीं सिक्किम में अगर हम बात करेंगे तो रंगीत घाटी, और उत्तर प्रदेश में भी सिंगरौली आता है। सिंगरौली कहाँ पे है? ये वर्तमान में जो सोनभद्र जिला है उसके दक्षिणी हिस्से में, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड इनसे जो सीमा साझा कर रहा है, तो वहाँ पर सिंगरौली क्षेत्र मिलता है। तो आपके यूपी में सिंगरौली जो क्षेत्र है कोयला खनन से संबंधित है, आपसे यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है। और पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो रानीगंज आता है, बारजोरा आता है, दार्जिलिंग आता है, वीरभूमि आता है। अब हम देखते हैं और भी आगे टर्सरी काल की, वो तो हमने गोंडवाना क्षेत्र की देख ली। तो टर्सरी काल का जो कोयला क्षेत्र होता है वो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए प्रश्न ज़्यादातर यहाँ से नहीं बनते हैं, तो हम लोग भी इसको कवर नहीं करेंगे। और अब हम शुरू करेंगे इस पर प्रश्न कोश, जो कि पहले प्रश्न से लेंगे, लेकिन पहला मैप बेस्ड है, तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों यानी कि डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत होता है? तो गोंडवाना तंत्र से ही हमें सबसे उत्तम कोटि के और सबसे अधिक मात्रा में कोयला मिलता है। भारत के कोयला क्षेत्रों में अधिकतर निचले गोंडवाना काल से संबद्ध है और लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार का उत्पादन गोंडवाना कोयला क्षेत्र से किया जाता है। निम्नलिखित शैल क्रम में से कौन भारत के 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना क्रम। देखिए टर्शरी क्रम भी देता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में देता है और बहुत घटिया क्वालिटी का देता है, इसलिए हम लोग फोकस करते हैं ज़्यादातर गोंडवाना क्षेत्रों पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो कौन भारत में अधिकतम मात्रा में जो कोयला प्रदान करेगा वो हो जाएगा गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय कोयले का अभिलक्षण है? उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संगलन ताप। अब यहाँ पर आप फोकस करेंगे कि देखिए उच्च भस्म अंश का मतलब हो गया कि क्या अधिक मात्रा में राख मिलती है? तो हम कहेंगे नहीं, राख नहीं मिलती हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है बिटुमिनस नाम का कोयला ज़्यादातर होता है गोंडवाना रेंज में, और ये सल्फर इसमें कम होता है। ये बात तो सही है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है। और लिख रहा है निम्न भस्म संगलन तापमान, क्या इसकी हीट पैदा करने की क्षमता भी कम होती है या ज़्यादा? तो हम कहेंगे ज़्यादा होती है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, तो केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही है कि यहाँ पे सल्फर की मात्रा कम होती है जबकि कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है।
अच्छा, यहाँ पे 1 और 2 दे रहा उच्च भस्मस। आइए इसको देख लेते हैं क्यों दे रहा है ये। भारत में कोयला 2 क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, गोंडवाना और तृतीय कल्प क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, इसमें राख की मात्रा बहुत ही कम होती है और ताप उत्पादक शक्ति अधिक होती है। जबकि तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला घटिया किस्म का होता है और इसमें गंधक की प्रचुरता होने के कारण यह कतिपय उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ की सर्वाधिक विटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि पहला स्टेटमेंट इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पे कहने का मतलब ही है कि उच्च भस्म अंश का मतलब होता है कि बहुत ही कम मात्रा में राख निकलती है, यानी कि ज्यादातर वो जल जाता है, इसका यह मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है। इसमें भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर भंडार पाया जाता है, इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है, इसमें 90% से अधिक उपजाऊ वाली कपास मृदाएं पाई जाती हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि 90% से अधिक कोयला भंडार यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किस में 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। ये 1993 का प्रश्न है। कोकिंग कोयले के बारे में बात कर रहा है और कोकिंग कोयला जो है कि आपका गोंडवाना रेंज में ही मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार लगभग 293.50 करोड़ टन है। देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों स्पेशली झारखंड और ओडिशा में पाया जाता है। तो यह स्टेटमेंट आपको देखना है, तो यहाँ पे स्टार बन जाएगा क्योंकि डिटेल्स जो है कि अलग हो चुकी हैं। चूंकि प्रश्न में ए स्टेटमेंट गलत है जबकि आर सही है, अतः इसका उत्तर डी होगा, लेकिन ये प्रश्नकाल के अनुसार हमारा सही होगा। आज के हिसाब से आंकड़ा बदल चुका है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम। राज्यवार घटता क्रम का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले जो है कि कहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए 1999 का ये प्रश्न है, अगर हम इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो 1999 में क्या था, झारखंड बिहार का ही पार्ट था, इसलिए सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ हो रहा था, बिहार में, फिर मध्य प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल में हो रहा था। मध्य प्रदेश को क्यों ले रहा है सेकेंड नंबर पर, आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश का क्या, तो छत्तीसगढ़ का भी विभाजन झारखंड के साथ ही हुआ है 2000 में, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में उस समय इंक्लूड था और इसीलिए मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ सिंगरौली वाला बेल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेल्ट था कोयले के लिए, और बिहार में जो झारखंड का बेल्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कोयले के लिए। तो सबसे अधिक बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अगर आज के हिसाब से देखें तो आज के हिसाब से वो झारखंड हो रहा है, छत्तीसगढ़ हो रहा है और फिर वेस्ट बंगाल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल ही सही बात है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मतलब 10 है, भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे अधिक कोयला उत्पादन, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आप देखेंगे यहाँ पे नो डाउट पहले झारखंड आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर ओडिशा आएगा और फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे लास्ट में आएगा। आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन जहाँ सबसे लास्ट में दिया हो तो सी में भी दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड से स्टार्ट किया है, अर्थात कि झारखंड से स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्न में से कौन सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन चारों में देखेंगे तो आप ओडिशा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ओडिशा। वैसे तो झारखंड इंपॉर्टेंट होता है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ओडिशा सही हो जाएगा। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो पहला होगा सबसे अधिक भंडार झारखंड में है, फिर ओडिशा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है और फिर मध्य प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आएगा सेकंड नंबर यानी कि झारखंड आएगा, फिर उसके बाद ओडिशा आएगा, फिर उसका छत्तीसगढ़ आएगा और फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, यहाँ पर देखते हैं कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट 2014 को डिटेल दे रहा है, तो 2014 के प्रश्न को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आगे चलते हैं क्योंकि हमें लेटेस्ट प्रश्न करना है। यहाँ पर भी देखेंगे आपकी 2014 की डिटेल पूछ रहा है, तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। छोटा नागपुर में जो है कि कोयले की खोज सबसे इंपॉर्टेंट रही है, इसलिए वहाँ से यह संबंधित है। आप देखेंगे छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है तथा अपने भारी धातु कर्मी उद्योग के लिए विख्यात है।
इस प्रदेश के विकास का मुख्य कारण दामोदर घाटी में जो कोयले की खोज हुई है उससे इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी। अब 2011 का डेटा है जो कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसको छोड़ते हैं। कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही राज्यों की बात करें तो ये भी देखिए 2009 का डेटा है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड। लेकिन आज उत्पादन जो है कि कौन कर रहा है, इसके बारे में आपको करंट अफेयर से जो है कि अपडेट रहना चाहिए। ये भी पुराने ही प्रश्न को पूछा जा रहा है। हम लोग देखते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। जैसे देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, और मैंने कहा था कि कोरबा कौन से क्षेत्र में आता है, तो आपको बताया था छत्तीसगढ़ में आता है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में रानीगंज आता है, ओडिशा में तलचर आता है और छत्तीसगढ़ में कोरबा आता है, तो ये जगहों को भी लेकर पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला देखिए मिलान करने को आया है कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान। तो आप देखेंगे कि महानदी ओडिशा में बहती है अर्थात तलचर में चली जाएगी। गोदावरी आपकी दक्षिण भारत में बहती है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। और दामोदर घाटी नदी ये बराकर इसमें जो है कि आ जाएगी बराकर, और सोन नदी में जो है कि आपकी सिंगरैनी आ जाएगी, और गोदावरी में उमरिया चली जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं। देखिए दामोदर घाटी में बराकर, सोन घाटी में उमरिया, और गोदावरी में सिंगरैनी, और महानदी घाटी में तलचर हो जाएगी। फिर से अगला पूछा जा रहा है कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति। तो तालीचर अर्थात तलचर जो ओडिशा में है, जो कि महानदी में चला जाएगा। और सिंगरैनी की बात करेंगे और सिंगरौली की बात करेंगे तो देखिए सिंगरौली आएगी सोन नदी घाटी में, सिंगरैनी आ जाएगा आंध्र प्रदेश के पास गोदावरी नदी घाटी में, और कर्णपुरा आपका पश्चिम बंगाल का दामोदर नदी घाटी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तालीचर अर्थात तलचर है वो ओडिशा महानदी, कर्णपुरा झारखंड के दामोदर घाटी, सिंगरौली मध्य प्रदेश का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, तो सोनभद्र में आ जाएगा। और सिंगरैनी तेलंगाना का है, जो उस समय आंध्र प्रदेश में था अब तेलंगाना में आ गया है, तो ये गोदावरी घाटी में आता है। अगला प्रश्न है तालीचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ का, तो ये ओडिशा का एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 27 सेम है कि तालीचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ का है, तो ओडिशा का। अच्छा छत्तीसगढ़ का क्या है, कोरबा। बिहार का आप देखेंगे तो गया, मुंगेर, ये सारी चीज़ें जो अब्रक की बेल्ट के लिए होती हैं। लेकिन अब वर्तमान में झारखंड में सिंहभूम और राजहरी है, और ये डली राजहरा है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा ये 1998 का प्रश्न है, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं झारखंड में कोयला की खानें अवस्थित है, सबसे अधिक कहाँ पे, झरिया में है। झरिया में ही जो है कि सबसे अधिक आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन हम 30 देखते हैं, निम्नांकित कोयले क्षेत्रों में किसका या किसके जो कोयला भंडार सर्वाधिक होते हैं, तो आप देखेंगे कि झरिया में भी मिलेगा झारखंड का, और पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भी देखने को मिलेगा, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो जो झरिया क्षेत्र होता है वहाँ पे कोयला पाया जाता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से अवस्थित है, तो झरिया कहाँ अवस्थित है, झारखंड में। और पश्चिम बंगाल का प्रमुख क्या है, रानीगंज और सिंहभूम नहीं है, रानीगंज हो गया, और साथ ही साथ दार्जिलिंग हो गया, वीरभूमि हो गया, छत्तीसगढ़ का कोरबा हो गया, ओडिशा का तलचर हो गया। ये सारे क्षेत्र में बार बार क्यों रिपीट करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न मिलान करने के लिए आते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है लिग्नाइट निम्न कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है। ये गलत है, क्योंकि पीट में होती है, पीट लिग्नाइट से भी घटिया माना जाता है। और भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। अब देखिए अब अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट में से किसी एक को सही माने तो हम पहले को ही सही मानेंगे, क्योंकि मान लेते हैं कि चलो 40% तक तो मिल ही रहा है, लेकिन लिग्नाइट का सर्वप्रमुख झारखंड नहीं तमिलनाडु ही है, और वर्तमान में भी तमिलनाडु। तो हमें आर गलत करना होगा, तो ए हम सही मानेंगे, तो अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम आंकड़े के अनुसार देखें तो लिग्नाइट में 40 से 55 तक माना जाता है, इवन 50 तक, लेकिन 40 के नीचे तो पीट में होता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जो जमाव होता है वो कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है, और प्रोडक्शन भी सबसे अधिक यहीं पर होता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हिस्सा है, तो नेवेली। नेवेली कहाँ पड़ता है, ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार देखे गए हैं, तो तमिलनाडु में देखे गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 37 है कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयले की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और यहाँ पर व्याख्या भी सही हो रही है जो रेलवे से जाते हैं। अगला प्रश्न है विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो विश्रामपुर आपका कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है, और ये छत्तीसगढ़ जिले में राज्य में आता है। कहाँ पे आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में। और यह आपका लास्ट प्रश्न होगा 39 क्वेश्चन नंबर
सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है आपका करनपुर, सिंगरेनी, नेवेली, कोरबा। तो अब आप यहाँ पे आसानी से मिला लेंगे क्योंकि मैंने कई बार रिपीट किया कि कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में आता है, नेवेली आपका तमिलनाडु में आता है, सिंगरेनी आपका आज तेलंगाना में है लेकिन उस समय आंध्र प्रदेश में था, और करनपुरा आपका झारखंड में था। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आध्यात्मिक खनिज में स्पेशली हमने जो पढ़ा अभ्रक और कोयला को। तो यही था आज हमारा लेक्चर और ये हमारी लास्ट क्लास थी। इसी के साथ आपकी इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होती है। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी में मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर की हैं, पॉइंट वाइज सभी चीज़ों को कवर किया है, कोई भी चीज़ मैंने स्किप नहीं की है। जो भी पीसीएस के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के साथ, और जल्दी ही हम लोग भारतीय संविधान को भी 10 से 12 दिन की क्लास में ख़त्म कर देंगे। बाकी पर्यावरण भी 10-12 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। तो लगातार क्लासेस चलाई जा रही हैं। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं, पूछे जाते हैं कि सर ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि मिड अप्रैल तक हम लोग इसको पूरा कवर कर लेंगे, जिससे मिड अप्रैल से मिड मई जब पेपर होना है तब तक के बीच में आपको करीब 20 से 25 दिन मिलेगा जिसमें आप रिवीजन कर सकेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि एवरी संडे और वेडनेसडे आपको मैराथन क्लासेस भी दी जा रही हैं। ज्योग्राफी की 2 मैराथन ऑलरेडी हो चुकी हैं, पॉलिटी की हो चुकी है, हिस्ट्री की हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री, और कल आपको संडे को एक और मैराथन मिलेगी। सुबह 8 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, इंडियन पॉलिटी की मैराथन रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।